आप इतने हैंडसम लग रहे हैं, इतने फिट लग रहे हैं, तो क्या यही इंस्पिरेशन है? ये बात बहुत पहले मेरी होती तब कहती तो बात। लेकिन आपको हंसते हुए आज मैंने पहली बार देखा है। क्योंकि आज पेमेंट नहीं मिल रहा ना। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हंसी का पिटारा लेकर पूरी दुनिया को हंसाते रहते हैं, लेकिन खास बात यह है कि उस व्यक्ति को किसी ने कभी हंसते हुए नहीं देखा। उसके बावजूद रोने वाले को भी वो हंसा देते हैं। एक ऐसा शख्स जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, लेकिन उन्हें देखते ही आपके दिमाग में गुदगुदी सी हो जाती है। एक ऐसा शख्स जिसके साहित्य में योगदान की वजह से भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। और सबसे खास बात यह है कि पीड़ित पतियों के मसीहा माने जाते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली सुरेंद्र शर्मा जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, इतने लोगों को, मतलब देश दुनिया सभी लोगों को आपने इतना हंसाया है, लेकिन आपको हंसते हुए आज मैंने पहली बार देखा है। क्योंकि आज पेमेंट नहीं मिल रहा ना। तो लेकिन आप कैसे लोगों के जिंदगी में इतनी खुशियां बिखेरते हैं? अपने दुख को व्यक्तिगत कर लो और सुख को सार्वजनिक कर दो तो हर एक आदमी खुशियां बटेर सकता है। बिल्कुल सही बात है। सर, आप श्री राम कॉलेज में पढ़ते थे? जी। तो आप नहीं, श्री राम कॉलेज में जाता था। पढ़ता तो कभी नहीं बनता। हाँ, इसी सवाल पे मैं आ रही थी कि आप, जाहिर सी बात है, पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, तो क्या सोच लिया था कि कवि बनना है, ये अचानक बाय डिफॉल्ट हो गया? नहीं, पहली बात तो मुझे नौकरी नहीं करनी थी। मेरे पिताजी का आयुर्वेदिक दवाइयों के उत्पादन का काम था, उसी को संभालना था। तो दिमाग काहे को लगाओ पढ़ाई में, जब काम घर पर ही बैठना है। डिग्री तो इसलिए लेनी थी, कोई लड़की नहीं देता अगर डिग्री नहीं मिलती तो। मतलब लड़की पाने के लिए डिग्री के चक्कर में पढ़ना? हर एक यही करता है। तो पढ़ने में इतने अच्छे थे, अब इतनी बढ़िया बढ़िया कविताएं बोलते थे, तो जाहिर सी बात है लड़कियां भी बहुत पीछे होंगी कॉलेज में। नहीं, तब नहीं पढ़ता। कॉलेज के बाद पढ़ना शुरू किया। कॉलेज में तो 1 साल फेल हुआ, उसमें ऐसी अच्छी कंपनी मिली जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड करने दी, और उन्होंने हंसी मजाक में ही पूरी ज़िंदगी 1 साल की निकाल दी। एक अपने ऊपर हंसी बर्दाश्त करना, दूसरे के ऊपर मखौल करना। हंसी वो ही कर सकता है जो अपने ऊपर व्यंग बर्दाश्त कर सकता है। बिल्कुल। तो उसमें फिर हास्य पैदा हुआ, उसमें हास्य को अपने ऊपर सहने की क्षमता पैदा हुई। वैसे ही कोई आइडिया नहीं था मेरा, लेकिन एक मंच पर चढ़ गया, जो भी पढ़ दिया पब्लिक ने जमा दिया, बस खत्म हो गया, फिर शुरू हो गया। उसमें काम को छोड़ना पड़ा। ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि हंसी वही कर सकता है जो अपने पर वो हास्य या व्यंग अपने ऊपर ले सकता है। कभी ऐसा भी मौका आया जब लगा कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया। एक महीने तक लोगों ने, 7-8 का ग्रुप था, 7 कवियों दोस्तों का, उनका काम ही ये था, 1 महीने तक उन्होंने मेरे 1 मिनट उन्होंने मेरे ऊपर हास्य करने से कुछ छोड़ा नहीं मुझे। और मैं जो कहूँ, क्या यार बेकार की बात करते, इसमें क्या बात है, जब नहीं आता तो बोला मत करो। वो सुनते नहीं थे, उस पर सारे साइलेंट हो जाते। उनमें से एक कोई घटिया व्यंग भी करेगा तो सारे हंस पड़ते। 1 महीने तक ये लगा था, फिर मैंने एक एक को पकड़ा अलग अलग, तब उनको घसीटा। तो सुरेंद्र शर्मा की जो आप आज हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई? मेरी तो हॉबी थी, 4-5 साल हॉबी रही कभी समय। प्रोफेशन बाद में बना, तो मैंने सोचा भी नहीं। मेरा खुद का बहुत, यहाँ दिल्ली में फैक्ट्री थी, एक जहाँ में पैदा हुआ, नागड़ चौधरी गांव में, वहाँ फैक्ट्री थी। आदमी 10-20 काम करते थे, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी मुझे। पर ये वो तालियों के मोह ने मुझे इसमें डाल दिया। प्रॉपर तरह से जो कवि सम्मेलन हुआ, पहला आपने कौन सा कवि सम्मेलन किया? मेरा एक मानना है कि नपुंसक कौमें पीछे की ओर देखती हैं। पिछला कहाँ किया ये कोई महत्व नहीं रखता। हम आगे कहाँ बढ़े, हम पीछे देखते रहे तो हम पतंग उड़ाते रहे। बाहर वाले आगे देखते रहे तो पतंग से हवाई जहाज बनाने की कल्पना ली। जो बहादुर कौमें होती हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे नहीं झांकते। बिल्कुल।
बिल्कुल, और इसीलिए आपको देख कर भी सर, सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ। आप इतने हैंडसम लग रहे हैं, इतने फिट लग रहे हैं, तो क्या यही इंस्पिरेशन है? ये बात बहुत पहले मेरी होती तब कहती तो बात थी। कोई बात नहीं, बहुत लेट भी नहीं हुआ है। आप अभी भी उतने यंग, हैंडसम, डायनामिक नहीं, और आपकी झूठ बोलने की आदत अभी तक नहीं गई। नहीं, आज सच बोल रहे हैं, आज सच बोल रहे हैं। तो इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ सर, कॉलेज में भी बड़े पॉपुलर रहे होंगे। हाँ, सेकेंड ईयर तक मुझे कोई नहीं जानता था। जब फेल हुआ उसके बाद पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी जानती थी। उसके बाद तो सब लोग जान गए। तो लड़कियां भी खूब आगे पीछे घूमती थी? नहीं, क्योंकि मेरे यार दोस्त मेरे आगे पीछे रहते थे, तो उन्होंने इस बात का मौका नहीं दिया। मौका ही नहीं मिला। तो इसीलिए ये क्या यही चीज़ है जो अंदर आपके भरी, ये पत्नियों के पीछे पड़े रहते हैं आप? अपनी पत्नी के, दूसरे की पत्नी के पीछे कहाँ? किसी की पत्नी को तो आप नहीं छोड़ते? ना ना, अपनी पत्नी के पीछे। सारी क्योंकि सारा पेमेंट वो लेती है, उसका पीछे नहीं पड़ूंगा तो किसके पीछे पड़ूंगा? तो इतना हास्य करते हैं आप पत्नियों पर, घर आने लायक बचते थे? मैं पत्नी पर, महिला पर हास्य करता हूँ, उपहास नहीं करता। हास्य और उपहास में बहुत बड़ा अंतर होता है। 90% लोग उपहास करते हैं, जो कि घटिया बात है। हास्य करो। आज मेरी फैन लिस्ट में महिलाएं ज़्यादा हैं। हाँ, पर मैं जब एंड करता हूँ वो तो आपकी तो फिटनेस देख के ही हमको समझ उसमें में आ रहा है। पति को डाउन कर देता हूँ महिला के द्वारा जवाब। सर लेकिन आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं बचता है, घर भी तो वापस आना रहता है कि नहीं? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घर आते ही पूरी जेब खाली करने वाली जब बैठी है घर में, तो अपने ऊपर बर्दाश्त करेगी और कि और करो ताकि और ज़्यादा पैसा है। बिल्कुल सही बात है। मैं तो उसकी तरफ से डेपुटेशन पर काम कर रहा हूँ। तो सर मैंने देखा था कि एक आपने बोला था कि आप हमेशा चाहते हैं कि आपका बेटा राम बने और आप दशरथ, जिसमें आपने कहा था कि आपकी पत्नी का कहना है कि दशरथ बनना चाहते हो क्योंकि 3 रानियां हो जाए। जी, तो तो बेटा उसमें राम बना और आप दशरथ बने। उसमें अब कौन रहा? महिला रही। जैसे मैंने कहा था, हमने अपनी पत्नी से कहा, तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका अर्थ समझती है समझाएं। पत्नी बोली, इसके अर्थ तो बिल्कुल ही साफ हैं, इसमें एक जगह मैं हूँ, 4 जगह आप। तो हास्य करना चाहिए। लोगों को हास्य और व्यंग्य का अंतर नहीं मालूम है। बिल्कुल। व्यंग्य सोचने पर विवश करता है आपको, और हास्य सोचने से मुक्त करता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। आप इतना देश और दुनिया में कॉन्सर्ट्स करते रहते हैं, इतने तरह तरह के लोग आपको मिलते होंगे। सबसे अच्छा कमेंट या सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट अभी तक आपको क्या मिला? मेरी एक कविता पर एक श्रोता आया था रोता हुआ पूना में। बोले, साहब मैं अपने माँ बाप को कल गांव छोड़कर आया, आपकी कविता ने इतना असर किया कि मैं उनको वापस ला रहा हूँ। ये तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। और एक 18 साल का उसी प्रोग्राम में बच्चा था, तो आप दोबारा कब आ रहे? मैं क्यों? बोले, मैं अपने पापा को आपकी कविता सुनवाना चाहता हूँ। मैं, यार लोग तो अपने बच्चों को लाते हैं, तू अपने पापा को क्यों ला रहा है? बोले, मेरी दादा की वो इज्जत नहीं करते, उनको इसलिए ला रहा हूँ कि वो अपने पिता की इज्जत करना सीखे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? और घर में कभी बीवी से कॉम्प्लीमेंट मिला कि नहीं? हाँ, कई बार मिला। सबसे ज्यादा किस चीज पे? एक ही कि घर में सबसे क्यों? ज्यादा खिंचाई किस पे हुई या सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट किस चीज पे मिला? जब कोरोना था तब उसे लगा कि 2 महीने जिसको 2 दिन बर्दाश्त नहीं कर पाती मैं, वो 2 साल तक उसको बर्दाश्त करना पड़ा। तब तो बहुत दिक्कत हो गई होगी। बहुत दिक्कत थी, इसलिए हमने अपने कमरे अलग अलग कर लिए। तो और सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट उनकी तरफ से आपको क्या मिला? या आपके बच्चे सबसे ज्यादा आपकी क्या चीज पसंद करते हैं? पूरी दुनिया को तो आप हंसाते हैं, रोने वाले को भी आप हंसा देते हैं। मेरे बच्चों से रोज़ की 2 या 5 मिनट की बात हो जाए तो बहुत है। मेरे फादर से भी मेरी 2-4 मिनट की बात नहीं होती थी, मदर से भी नहीं होती। फादर मुझे बुला ले और 2-4 मिनट में छुट्टी कर दे तो मैं कह रहा हूँ आज बहुत अच्छा हुआ। यही मेरे बच्चे सोचते हैं कि अब बुला लिया, पता नहीं क्या होगा। तो पहले वाले माँ बाप और ये वाले माँ बाप में कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने भी यही था बस। और कभी भी मुझे याद नहीं मैंने अपने बच्चों को या पोते पोतियों को गोदी में खिलाया। अच्छा। मैं एक दूरी रखता हूँ। आप इतनी निकटता लाते हैं
कि आपकी इज्जत धीरे धीरे ख़त्म हो जाती। स्थिति ऐसी हो गई, पहले मुझे बाहर जाना होता था तो माँ से कहता था, माँ मुझे परमिशन दिला दे कि मैं बाहर जा सकूं। बाप से तो पूछने की हिम्मत नहीं। फिर मैं बाप की आज्ञा लेकर बाहर जाने लगा, फिर मैं बाप को बता कर के जाने लगा, फिर मैं बाप को बिगर बताए जाने लगा। और एक टाइम ऐसा आ गया कि बाप की हिम्मत नहीं थी कि मुझसे पूछ ले कि बेटे तू कहाँ जा रहा है। ये समाज का परिवर्तन आया। आज़ादी के बाद भारतीय कम होते चले गए, भीड़ बढ़ती चली गई। हम नेशनलिटी से इंडिविजुअलिटी पर आ गए। तो मतलब आपने वो पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है अभी भी? उसको मैं आज तक मेंटेन। तो जो हास्य कवि हम बाहर देखते हैं, तो क्या वो घर में नहीं है? घर में गंभीर रहता हूँ, लेकिन ये नहीं कि मेरे किसी के हास्य पर कोई टिप्पणी है या मेरे बच्चे पार्टी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें शामिल रहता हूँ, वो बात नहीं है। लेकिन एक डिस्टेंस जो है पिता को और माँ बाप को रखना चाहिए बच्चों से। बिल्कुल। इतनी नज़दीकी हो जाती है कि फिर वो संकल हो जाते हैं कई बार। यानी बेटा राम और पिता दशरथ तो हैं, बस एक ही चीज गड़बड़ है कि 3 रानियां नहीं मिल पाई, बाकी सीन ठीक है। रानी 3 कहाँ थी, रानी तो एक ही थी। बाकी अगल बगल जो पहली पत्नी के बाद जब दूसरी से शादी करता है आदमी, तो पहले की स्थिति महारानी की नहीं होती, नौकरानी की हो जाती। और क्योंकि पूछा किससे, कैकेयी की बात मानी गई ना। कौशल्या से 1 मिनट पूछा दशरथ ने, जिसका बेटा था। सर, एक तो पीड़ित पति जो हैं आपको बहुत पसंद करते हैं, सारे सवालों के जवाब रहते हैं आपके पास। तो वही समझते हैं ना कि मैं ही अकेला पीड़ित नहीं, सारे। उनको लगता है मेरे जैसा एक तो मिला तो प्रश्न। अगर मतलब लोग जान जाते कि हम आपके पास आ रहे हैं तो शायद सभी ने अपने सवाल भी दे दिए रहते हैं। वो तो मेरा कॉलम चलता ही है। नहीं तो इतना ज्ञान इस बारे में, ये पत्नियों से कैसे बचें, ये कैसे इतना आया? पत्नियों से उनकी बात मानते रहो, बचते रहोगे। जो पत्नी के मान लो, बस खत्म बात। मतलब सुन लो, करो चाहे नहीं करो। देखो, पत्नी को सदा हंसाओ। हंसने वाली पत्नी पर 2, 4, 5 हज़ार में पिंड छूट जाएगा। अगर पत्नी रो रही हो तो उसे चुप करने के लिए 4, 5 हज़ार चाहिए। सर, जमाना बदल गया है। अब इतनी सस्ती नहीं रह गई ये बात। तो मिनिमम बता रहा हूँ ना मैं। अच्छा, आप मिनिमम से शुरू करें, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, पत्नी कहाँ बैठी है, आया पालती है बच्चों को। सर, लेकिन अगर एक सीरियस नोट पे देखें तो अब जिस तरह से समय बदल रहा है, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से रिश्तों में दुराव आ रहा है, जिस तरह से बिखर रहे हैं रिश्ते, चाहे आप पति पत्नी के रिश्ते देखिए, बच्चों के साथ देखिए, समाज आप ओवरऑल देखिए, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? इसका एक ही वजह है, जब से प्राइवेट चैनल के पास कला गई है तब से इसका व्यापारीकरण तो हो जाता, लेकिन उन्होंने इसका बाजारीकरण किया है, बाजारूपन इसको लिया है। जब सरकार के पास था तो रामायण, महाभारत, भारत एक खोज ऐसे सीरियल आते थे कि कर्फ्यू लगता था शहर में। सही बात। पहले कमाई नहीं होती तो हम नंगे रहते थे, अब तो हम नंगेपन की कमाई कर रहे हैं। और इस पर रोक लगनी चाहिए। हर एक चैनल को ये ध्यान रखना चाहिए कि रिश्तों की मर्यादाओं को कायम रखें। अधिकांश सीरियल में बुजुर्ग लोग, दादा दादी षड्यंत्रकारी निकलते। बिल्कुल बुआ षड्यंत्रकारी निकलती है। बिल्कुल, अब रिश्तों का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो जब वो होने लगा तो वही जहर हमारे समाज में आया, क्योंकि जो देखोगे वही करोगे आप लोग। अगर आपके समय से जाएं तो पिछले समय के जो हास्य कवि हुआ करते थे और अब जो न्यू एज हास्य कवि हैं, तो आपको क्या फ़र्क लगता है? फ़र्क 2 बातें हैं। एक तो बच्चों ने हिंदी पढ़नी बंद कर दी। आज मैं अपने ग्रैंडसन से पूछूं, 59 रुपये लिया, बर्बाद 59, जब तक अंग्रेजी में नहीं बताऊं। तो हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश में पहले IAS ऑफिसर भी संस्कृत में बात करते थे। हिंदी उन्होंने MA तक जब तक पढ़े तब तक पढ़ते थे। उन्हें निराला मालूम था, उन्हें पंथ मालूम था। मेरे कई ऐसे IAS ऑफिसर हैं, 5-7, जो कि उन्हें निराला का पूरी कविता ही याद है, सारी की सारी। बिल्कुल। आज के बच्चों को निराला का नाम नहीं मालूम, तो कहाँ से वो बात होगी?
इस देश में भारतीय संस्कृति आखिर तक, जब तक बच्चा पढ़े, उसमें पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बारे में कोई जानता है तक नहीं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। लेकिन सर, जो टेक्नो एंटरटेनमेंट एनवायरनमेंट जो अभी चल रहा है, उसके कारण जो देसी ओरिजिनल जो हास्य है, उस पर क्या फ़र्क पड़ता दिख रहा है आपको? उस पर कोई फर्क नहीं, अच्छे हास्य पर कोई फर्क नहीं। मेरे जितने प्रोग्राम पहले होते थे उससे दुगने हो रहे हैं, पेमेंट उससे 10 गुना है। लोग अच्छा हास्य सुनना चाहते हैं, पर ये दिक्कत हुई कि मीडिया की वजह से या वीडियोग्राफी की वजह से घर पर लाइव करवा दिया, तो 1000 आदमी नहीं इकट्ठे होते जिस शहर में मैंने 50,000 में किया, जहाँ 150 किलोमीटर से लोग आते थे कविता सुनने के लिए, और सुबह 4 बजे तक बैठते थे। अब 2.5 घंटे बड़ी मुश्किल से बैठते हैं। बिल्कुल। सर, हम लोग आज़ादी का अब थोड़ा सा उस पर आ जाते हैं। 77वां हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? आपने आज़ादी की लड़ाई भी देखी है और आज का भी आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ों को देख रहे हैं। आप क्या फ़र्क देख रहे हैं? किस ओर जा रहे हैं हम? और आज जो देश की दशा और दिशा है, संतुष्ट हैं उससे आप? और क्या कहेंगे अपने शब्दों में आप इसके बारे में? हम देश को भुना रहे हैं और ऐसी स्थिति आ रही है, कहीं ऐसा देश को भून करके तो नहीं खा रहे। राष्ट्रीयता भुनाने की चीज़ नहीं होती, निभाने की चीज़ होती है। राष्ट्रीयता एक शब्द है जिसको हम सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। बोलने की आज़ादी को हमने भौंकने की आज़ादी पर लिया है। इस मुल्क में संविधान बोलने की आज़ादी देता है, भौंकने की नहीं। मानव अधिकार आयोग का फ़ायदा दानव ले रहे हैं, जबकि दानवों को मिलना चाहिए क्या? उनके खिलाफ तो बना ही है ये। हर चीज़ का हमने ऐसा इस्तेमाल किया है कि शायद संविधान भी रो रहा होगा, यार मैंने किन मूर्खों के लिए ये बनाया इसको। जिस तरह से लड़ाइयाँ देख रहे हैं आप संसद में, कोई भी चीज़ पे चर्चा नहीं होती, सिर्फ एक दूसरे के साथ मारामारी चलती रहती है। कोई टैंजिबल चीज़ कोई करने के लिए तैयार नहीं है, बस कहने के लिए संसद तैयार में नहीं। पक्ष और विपक्ष तो होना ही नहीं चाहिए, एक ही होना चाहिए कि आप एक दूसरे के विपक्ष में हो पर देश के तो पक्ष में हो। बिल्कुल। बात देश के पक्ष की होनी चाहिए, एक दूसरे की बात ही मत करो। पूरी एक ही सत्ता हो, जिसके ज़्यादा मेंबर आ जाएं वो प्रधानमंत्री बन जाए, बाकी और पार्टियों में से जो जो उसे अच्छा लगे उसे मंत्रिमंडल में ले। बिल्कुल। पर आप चाहते ही नहीं हो ना। आप राजनीति को उद्योग बना लिया। इस देश में जितनी कलाएं थी, जितनी भी सेवाएं थी, सब उद्योग हो गई। 4 थी, राजनीति, धर्म, शिक्षा और चिकित्सा, चारों इंडस्ट्री हो गई। अब तो सेवा तो वो है जो एक आदमी कारखाना खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे रहा है। असल में सेवा तो वो कर रहा है, आप तो उद्योग धंधा चला रहे हैं। इस अमृत महोत्सव पर मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात करें कि आखिरी लड़ाई हो जाए, बस अब आगे नहीं होगी, आर पार हो जाए। आर पार एक लड़ाई लड़ लोगी। तो अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम मिटाते हैं, तो अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। गोलियों का खर्चा रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश के मुल्क लोग संपन्न हो जाए। बिल्कुल। अगर एक दिन आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, एक दिन का, क्या करेंगे? मैं उसका विधि को आजीवन कर दूंगा। आपका मैंने देखा था, आपने लिखा बोला था, वो सफल नेता बनने का फॉर्मूला बताया था। जरा एक बार फिर बता दीजिए, 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं। 24 का इलेक्शन क्या आता है, इतने इलेक्शन आ गए, राजनीति जीत जाती है, मुल्क हार जाता है, ये होता है बस। नहीं, लेकिन फॉर्मूला जो आपने आपका मैंने वीडियो देखा था कि सफल नेता बनने का फॉर्मूला क्या है, कि एक बेटे ने अपने बाप से पूछा कि कैसे बनते हैं। था ये कि बाप ने मंत्री ने बेटे से कहा मुझे राजनीति में आना, शिक्षा दो। बाप बोला रहने दे, 8 साल का बेटा, क्या तू जाएगा? बोले नहीं मुझे तो जाना है। तो बाप ने कहा भाई पहली मंजिल पे चढ़ जा। बेटा चढ़ गया। बोले बरामदे में आ जा। बरामदे में आ गया, नीचे बाप खड़ा था। बोले क्या करूँ? नीचे कूद जा, तो उसे चोट लगेगी। बोले मैं हूँ ना, नीचे पकड़ लूँगा। वो कूदा, बाप ने पकड़ा नहीं, हाथ पैर टूट गए। बोले बापू तेने तो कहा था मैं पकड़ लूँगा, नहीं पकड़ा। तो बोले राजनीति, सफल राजनीति बनने का एक ही फार्मूला है कि अपने बाप की भी बात का विश्वास मत करिए। सारे नेताजी लोग सुन लें। नहीं, इसके आगे भी कह दिया, बाप का नाम अमेरिका था, बेटे का नाम यूक्रेन था, मरवा दिया बेचारे।
कि तू लड़ ले, मैं देख। सही बात है। क्या आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे? जितने भी मैसेज देने वाले हैं उनसे बच कर रहे, अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता पैदा करें। कहते हैं जो लोग बहुत हंसते हैं, लोगों को हंसाते हैं, उनके अंदर भी वो अंदर से ज्यादा अकेले या दुखी होते हैं। तो कुछ इस तरह की कहानी आपके साथ? आंसू और हंसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिन चीज़ों के नष्ट होने से आंसू निकलता है, उन्हीं चीज़ों के नष्ट होने से हंसी निकलती। क्रोध है, मोह है, इन चीज़ों के नष्ट होने से आंसू भी निकलेगा और इन्हीं चीज़ों के नष्ट निकलने से हंसी भी निकलेगी। तो अभी तक इतने सालों में कौन सी ऐसी बात कहीं आपने सुनी, कही या किसी की सुनी जिस पे सबसे ज्यादा आपको हंसी आई हो, मतलब आप भी खुलकर खूब हंसे हो? जब पत्नी ने मेरे से उस महीने का खर्चा मानना मना कर दिया था कि इसमें रहने दो, बहुत थक जाते हो तुम लोग, तो मैं फिर खूब हंसा। मैं तो आपको बताता हूँ, हमारे साथ दिक्कत क्या है, मुझे मेरी 2 कारें सुख नहीं देती, मुझे मेरे सगे भाई की 4 कारें तकलीफ देती है। दूसरे के सुख से हम दुखी होना शुरू हो गए। दुख को हमने मान लिया जैसे मैं संसार का सबसे बड़ा दुखी हूँ, सुख तो पड़ोसी के पास है। सही बात। ये उल्टा हो जाए तो ठीक है। आज की तारीख में हम लोगों की पोजीशन अगर 145 करोड़ है, शायद 120 करोड़ से ऊपर होगी। तो 120 करोड़ से मैं ऊपर हूँ, ये मेरे सुख का कारण नहीं है। मेरे से ऊपर 20 करोड़ है, ये मेरे दुख का कारण। बिल्कुल। नीचे देखो तो आप सब लोग सुखी हैं, ऊपर देखो तो कोई सुखी नहीं। यही है आपकी खुशी का राज? मैं नीचे देखता हूँ, हमेशा खुश रखते हैं और दूसरों को भी खुश देते हैं। दूसरे को संपन्न देखकर मुझे खुशी होती है। सर लेकिन अब इस बार झूठ मत बोलिएगा, सारे पता नहीं, और काफ़ी बातों में तो आप घुमा दे रहे हैं। अब ये बता दीजिए पहले, इतने फिट कैसे हैं? ये जो आपने बताया महिला फैंस हैं, ये कारण है? सही सही बताइएगा। 30 साल में मेरा वजन इतना ही है, उसमें इतना ही किया। मैंने कभी ज़िंदगी में मॉर्निंग वॉक नहीं की, योगा नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की। फिर किया क्या? रोटी कम करता चला गया। भूख से 1 रोटी कम खाओ, आप बिल्कुल सेहतमंद रहोगे। भूख से 1 रोटी ज़्यादा खाओगे तो आप कभी ठीक नहीं रह सकते। आप अपना राज बताना नहीं चाह रहे हैं? यही राज है, पक्का वाला। 4 रोटी खाता था दिन में, 4 शाम को, फिर 3 कर दी, अब 2 कर दी, 1 कर दूंगा। सब लोग सुन लें, यही राज है फिटनेस का। रोटी कम करते जाइए और फिट रहिए। और मैं जंक फूड नहीं खाता, मैं होटल में खाना नहीं खाता। अमेरिका जाऊंगा तो घर से पैक करा करके हवाई जहाज़ का ले जाऊंगा। मैं वहीं रुकता हूँ जहाँ वेजिटेरियन फैमिली हो, बाहर होटल में वहाँ रुकता ही नहीं हूँ किसी के। इसी शर्त पर जाता हूँ कि मुझे घर का खाना मिले। अमेरिका की बात की, वहाँ पे किसी ने ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट दिया हो कभी जो आपको भूलता ना हो, या कभी कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट जिससे पत्नी को भी थोड़ी जलन हो गई हो कि पत्नी जाती कहाँ है? सुनाई तो दे जाता होगा ना कभी कभी? नहीं, कभी कुछ आप नहीं। बताते नहीं? 1-2 यात्रा में गई साथ, बाद में नहीं गई। मेरे साथ कोई जा ही नहीं सकता। तो अच्छे वाले कॉम्प्लीमेंट्स आप बताते भी नहीं होंगे? पता भी नहीं लगता। 1 तारीख को जाता हूँ मैं, अमेरिका पहुँचता हूँ, 2 को प्रोग्राम करता हूँ, 3 को वापस चल देता हूँ। कौन जाएगा मेरे साथ? सही बात है। मुझे कभी जेट लैग नहीं हो, पता ही नहीं क्या होता है। तो सर चलते चलते अपने अंदाज में एक कुछ बढ़िया सा सुना दीजिए जिससे लोग भी खुशी से लोटपोट हो जाएं। जो अंदर तक पहुँचे, बिल्कुल, बात जो अंदर यहाँ तक पहुँचे कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और श्रेष्ठ भारत पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।